हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था एंड क्वांटम नंबर्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द व्यू। मैक्सिमम जो उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो उस टाइप के बने थे जैसे हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है प्रैक्टिस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट अलाउड, या फिर कौन सा अनस्टेबल होगा। तो जो अलाउड होगा वही स्टेबल होगा, जो अलाउड है ही नहीं क्या वो स्टेबल होगा क्या? नहीं। इसके बाद हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग हेडिंग दे सकते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ अगर आप लोगों को ऑर्बिटल का शेप डिज़ाइन करके देना है, शेप डिस्क्राइब करके देना है, तो इसके लिए हमें दो क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से पहला होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड दूसरा होता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग एस ऑर्बिटल के बारे में सोचते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप अगर हमें डिस्क्राइब करके देना है तो ज़रा सोचिए, फॉर एस ऑर्बिटल अगर आप लोग एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है एंड एम की वैल्यू क्या होती है? ये भी होती है 0। इसका मतलब ये कि एस सबशेल, हम लोगों ने एस ऑर्बिटल लिखा, एस बेसिकली सबशेल ही है, उसे हम लोग ऑर्बिटल ही कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीज़न अभी आपको क्लियर हो ही जाएगा। एस सबशेल का ओरिएंटेशन देखे तो ये वैल्यू कितनी है? दिखने में 0 है लेकिन डिजिट कितना है? 1 है। तो इसका मतलब होता है कि जो एस ऑर्बिटल है या फिर एस सबशेल को ही हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसका एक ही डायरेक्शन है, बराबर है। इसे हम लोग कहते हैं नॉन डायरेक्शनल एंड इसका जो शेप होता है ये हम लोग देते हैं स्फेरिकल। क्या शेप देते हैं? इसका स्फेरिकल देते हैं। मीन सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है तो 1s ऑर्बिटल अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 3 एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज x, y एंड z। ये 3 एक्सिस है, राइट। इस तरीके से आप लोग इन्हें ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नाउ एक चीज़ याद रखिए, एस ऑर्बिटल हर एक लेवल में प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपके पास n की वैल्यू बढ़ती है तो हर एक लेवल में एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होता ही है। ये जो शेप मैंने आपके सामने रखा ये 1s ऑर्बिटल का है। अगर आप लोग 2s ऑर्बिटल के शेप को डिज़ाइन करना चाहे तो 2s ऑर्बिटल 1s से बड़ा होता है। देखिए 2s ऑर्बिटल 1s से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम लोग इसे 1s कहते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2s। एंड यहाँ पर मज़ेदार चीज़ देखिए कि ये जो जगह है इस जगह में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्या? नहीं। इसे आप लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं इसे? नोड। इसे हम लोग स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल नोड या फिर क्या कहेंगे? नोड। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि 1s ऑर्बिटल से 2s ऑर्बिटल बड़ा होगा। जी हाँ, n की वैल्यू बड़ी हो गई। अगर आप लोग 3s पे जाते हैं तो 3s इसमें ऐड हो जाएगा, हाँ। एंड 3s का जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा? दिखने में तो सेम रहेगा, साइज कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द s ऑर्बिटल। सबसे सिंपल है। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं p ऑर्बिटल्स की तरफ, राइट। p ऑर्बिटल्स, इनफैक्ट हम लोगों ने इसे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, p सबशेल है, लेकिन ऑर्बिटल्स क्या है ये अब हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। अगर हम लोग p सबशेल की बात करते हैं तो फॉर p सबशेल L इज इक्वल टू 1 होता है एंड देयरफॉर m की अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा -1 0 +1। देखिए टोटल डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब ये होता है कि p सबशेल कंसिस्ट ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल जैसे आप लोग नाम सुनेंगे तो वो अकेला नहीं है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स है ना। तो p ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग बात करें तो p ऑर्बिटल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसमें से एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz होता है। एंड x, y एंड z दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो अगर आप लोग px की अगर बात करते हैं तो सपोज करिए कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एंड दिस इज y एक्सिस। तो इन दैट केस px ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट अगर कराते हैं तो px ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
राइट। अब ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। क्यों? क्योंकि ये पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। ये हो गया px ऑर्बिटल का शेप। अगर आप लोग py को ड्रॉ करना चाहे तो फिर py को आप कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने कहा कि सर ये है y एक्सिस, राइट, ये हो गया x, ये हो गया z। तो py ऑर्बिटल मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसमें p ऑर्बिटल के जो लोब्स है, ये 2 लोब्स है, ये कौन से एक्सिस पे दिखेंगे? y एक्सिस पे। एंड अगर आप लोग pz ऑर्बिटल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर वो कौन से एक्सिस पे दिखना चाहिए? ऑब्वियसली z पे दिखना चाहिए, कुछ ऐसे दिखना चाहिए। ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया y और ये हो गया आपका x एक्सिस। एंड इसे आप लोग कहेंगे pz। नाउ p ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है? तो p ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसे है? जस्ट लाइक अ डम्बेल। डम्बेल देखा है आप लोगों ने? ये डम्बेल के समान शेप माने जाते हैं। तो ये s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के हो गए शेप्स। अब चलते हैं d ऑर्बिटल्स के शेप की तरफ। d ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे दिखने चाहिए, है ना? तो फॉर d ऑर्बिटल्स आप लोग जरा सोचिए, l और m की वैल्यू क्या होती है? l इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल कितने ओरिएंटेशंस आ गए d के लिए? 5। जी हाँ, मतलब d सबशेल जो होता है ये कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होना चाहिए? 5 होता है, जिसमें से एक होता है dxy, दूसरा dyz, तीसरा होता है dzx, देन dx2y2 हम लोग इसे कहते हैं, एंड आखिरी वाले को कहते हैं dz2। इनमें से इन चारों के शेप ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होते हैं, थोड़ा सा एक्सिस का फर्क होता है। राइट, कैसे हो सकता है ये हम लोग इन सब के शेप्स के बारे में अब पढ़ते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें dxy का शेप, तो पहले तो 3 एक्सिस को बना लीजिए। ये लीजिए, ये हो गए 3 एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। अगर आपको dxy इस ऑर्बिटल का शेप कहता है तो इसका मतलब इनके जो लोब्स है वो x एंड y के बीच में होते हैं। एक लोब ऐसा एंड इसका दूसरा जो लोब आता है वो कुछ ऐसा होता है। राइट, ये हो गया dxy। अगर हम लोग सेकेंड वाला ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका हम लोगों ने नंबरिंग दिया है, नेम दिया है dyz, तो dyz इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनके जो लोब्स है ये y एंड z के बीच में हो सकते हैं। जी हाँ, एक तो ऐसा होता है और दूसरा होता है ऐसे। राइट, ये शेप्स है। देन इसके बाद अगर हम लोग dzx की बात करते हैं तो dzx इस पे आप लोग कैसे शेप बना सकते हैं जरा सोचिए। ये है x एक्सिस, ये है y और ये है z। zx के बीच में कौन फंस गया? y। तो इसके जो लोब्स है ये ऐसे आप लोगों को नजर आएंगे, ये इस तरीके से होता है। इसका दूसरा जो लोब है ये ऐसे होता है। सर यहाँ पर अगर हम लोग शेप को समझने की कोशिश करें तो जस्ट लाइक डम्बेल तो है लेकिन दो है। जी हाँ, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप के बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर डबल डम्बेल, दीज आर डबल डम्बेल लाइक शेप है, ये है डबल डम्बेल शेप। देन इसके बाद dx2y2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो dx2y2 ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसके दोनों जो लोब्स है वो आपको एक्सिस पे मिलते हैं। एक मिलेगा x पे तो दूसरा मिलेगा y पे। ये देखिए x पे पूरा मिल गया एंड दूसरा होता है पूरा का पूरा y पे, इसीलिए इसे आप लोग कहते हो dx2y2। एंड अगर हम लोग dz2 का शेप बनाते हैं तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। dz2 मतलब ये कि सर यहाँ पर तो एक ही एक्सिस यूज हो गई है। हाँ, एक ही एक्सिस यूज हो गई और वो कौन सी हो गई? z। इसका एक जो ऑर्बिटल का शेप है ये ऐसा होता है, ये एक ही ऑर्बिटल है। एंड इसमें जो दूसरा लोब होना चाहिए था, है ना, काउंटर लोब, तो वो ऐसा नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट इसे हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मीन्स ये न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर के समान दिखेगा। देखिए इसे हम लोग कहते हैं डोनट रिंग। क्या कहते हैं इसे? डोनट की रिंग। तो ये जो शेप्स है ये शेप्स हो गए d ऑर्बिटल्स के, कुछ इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं d ऑर्बिटल।
देन इसके बाद हम लोग चलते एक छोटे से कंसेप्ट की तरफ जिसमें नीट के ऊपर, पर्टिकुलरली नीट के ऊपर क्वेश्चन मिला है, दैट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल या फिर इसे हम लोग कहते हैं रेडियल नोड्स, स्फेरिकल और रेडियल नोड्स एंड नोडल प्लेन्स के तरफ। ना ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट है और इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्फेरिकल नोड की अगर हम लोग बात करें तो स्फेरिकल नोड होता क्या है, पहले हम लोग उसे समझते हैं। स्फेरिकल नोड, और स्फेरिकल नोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्फेरिकल नोड ये ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस within an orbital, within an orbital where probability of finding electron, probability of finding electron is 0। देखिए कैसा, ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल नोड। एंड स्फेरिकल नोड अगर आपको कैलकुलेट कराने हैं तो स्फेरिकल नोड्स आप लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला n-l-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मीन्स अगर आप लोग 1s की बात करते हैं तो ये देखिए n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है, इसके लिए स्फेरिकल नोड कितना आ गया, 0 आ गया। अगर आप 2s पे जाते हैं तो सर n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 0 है, -1, कितना आंसर आ गया 1। 3s पे जाते हैं तो 3 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 3p की बात करते हैं तो 3p की बात करते हैं, सॉरी 3p की अगर बात करते हैं तो ये कंडीशन आ जाएगी। 3s की बात करते हैं तो 3 - 0 - 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से स्फेरिकल नोड्स निकाले जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल नोड्स कहते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा डेफिनेशन छुपा हुआ है, दैट इज नोडल प्लेन्स। नाउ नोडल प्लेन्स का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, अ प्लेन पासिंग थ्रू द nucleus where probability of finding electron, probability of finding electron is 0। देखिए मैंने कैसे डिफाइन किया, पढ़िए तो सही। अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच और through the nucleus where the probability of finding electron is 0, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। एंड नोडल प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। देखिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ l। इसका मतलब क्या, तो इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखिए, सपोज करिए 1s, तो 1s की अगर हम लोग बात करें तो फॉर 1s के लिए नोडल प्लेन्स कितने होंगे, तो सर s के लिए तो 0 होता है l की वैल्यू, तो 1s में कोई नोडल प्लेन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी भी s में नोडल प्लेन क्या है, 0 है। लेकिन जरा सोचिए अगर 2p की बात करते हैं तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 है, मतलब नोडल प्लेन कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, स्फेरिकल नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। राइट, इस तरीके से आपको ये छोटे से 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम लोग चलेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इससे हम लोग ऐसे कुछ समझा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स
सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, किसके? एटम के, बराबर ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, इससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने चाहिए उसके लिए हमारे पास कुछ रूल है। कैसे रूल है जरा देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, NL to the power x, वेयर n का मतलब अगर देखें तो इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ शेल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल, मतलब n की वैल्यू, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की अगर हम लोग बात करें तो l आपको बताता है ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एंड x बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जरा देखो इसका एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि 3d5 है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 हो गया, l इज इक्वल टू यहाँ पर d है, एंड x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ये l और इस d में कंफ्यूज नहीं होना, राइट। इस l को हम लोग किसी दूसरे लेटर के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर नहीं, बल्कि क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल। और सिस्टमेटिक मैनर में देखें तो सबशेल रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी आपके पास 3p4 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो n का मतलब कितना? 3 हो जाएगा। यहाँ पर l इक्वल टू क्या है? p, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। नाउ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम यूज करते हैं। नाउ ऑर्बिटल्स मतलब क्या? ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, एंड एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ 2 होते हैं, एंड देयरफॉर ऑर्बिटल को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द स्फीयर्स, और इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर बॉक्स। एंड अगर हम लोग स्फीयर की बात करें तो ये हो गया एक ऑर्बिटल, एंड स्क्वायर बॉक्स की अगर बात करें तो ये हो गया एक ऑर्बिटल। नाउ आप लोग जरा इन्हें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैसे लिखे हैं। देखिए ये एक ऑर्बिटल है। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए होते, या फिर इसे मैंने ऐसे 3 में डिवाइड कर दिया होता, या फिर मैंने ऐसे 5 स्फीयर लिखे होते और इन्हें मैंने 5 बॉक्स में डिवाइड कर दिया होता, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से सबशेल है। ये क्या हो गया? S, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल में डिवाइडेड है। ये कौन सा सबशेल हो गया? P, कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड है? 3। ये क्या हो गया? D है। ये कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड है? 3, 4, 5 है, दैट इज क्या हो गया? D सबशेल। इस तरीके से आप लोग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो रूल हम लोग देते हैं उस रूल का कहना होता है अबव प्रिंसिपल। नाउ अबव प्रिंसिपल का कहना क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अबव प्रिंसिपल का कहना बहुत सिंपल है। इसका कहना ये है कि जब आप लोग ग्राउंड स्टेट में अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है सबसे पहले हम उसे भरेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे जिसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी उसे भरते हुए जाएंगे। क्या कहना है अबव प्रिंसिपल का? कि व्हेन ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स दे आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जब भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, बाद में हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरा जाता है। नाउ अबव ये जो नाम है ये जर्मनी से आया हुआ है। अबव इट इज अ जर्मन वर्ड एंड इस वर्ड का कहना होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, राइट, मतलब क्या? बिल्ड करना। तो ऑर्बिटल्स को बिल्ड करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एंड अबव प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम ऑर्डर को देखें तो ऑर्बिटल फिलिंग का ऑर्डर कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। पहली लेवल
में सिर्फ 1s होता है, सेकंड में क्या होता है 2s एंड 2p होता है, थर्ड में 3s 3p 3d होता है, फोर्थ में 4s 4p 4d एंड 4f होता है, फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f 5g हो सकता है, जी हाँ। देन 6s 6p 6d 6f रहेंगे ऐसे, 7s 7p। इस तरीके से देखिए n की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, एंड अबव प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल आता है वो ऐसा आता है, सबसे पहले भरा जाता है 1s को, 1s के बाद आप लोग भरते हो 2s, 2s के बाद हम लोग भरते हैं 2p, देन उसके बाद भरते हैं 3s, देन 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। सर 3p के बाद 4s भरा, 3d क्यों नहीं भरा, इसका भी रीज़न है, बताता हूँ। देन 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, देन उसके बाद 5s का नंबर आता है, राइट। देन उसके बाद 4d का नंबर आएगा, देन 5p, देन 6s। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर। 6s के बाद नंबर आता है 4f का, देन उसके बाद नंबर आता है 5d, 5d के बाद 6p एंड देन 7s का नंबर आता है। मीन्स इसी तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और आपको ऑर्डर जो मिलता है ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में, वो यही ऑर्डर मिलता है। लेकिन कैसे, उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा n+l का रूल। n+l के रूल के हिसाब से हम लोगों को पता चलता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ ये क्या कहता है, n+l रूल का कहना ये होता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम कम आता है पहले उससे भरा जाए। मीन्स ऑर्बिटल फॉर विच सम ऑफ n+l is low should be filled first। देखिए इसका कहना क्या है, इसका कहना यह है कि n+l के हिसाब से अगर आप लोगों को ऑर्बिटल्स चेक करने हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो वो हम लोग कैसे पता कर रहे हैं, तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम कम से कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है और पहले हम उसी को भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पर मिला था, 3p एंड 4s। अगर हम लोग 3d एंड 4s में कंफ्यूजन हो गया था हमारा, 3d एंड 4s, इन्हें देखिए हम लोगों ने पहले किसे भरा, पहले 4s को भरा और उसके बाद किसे भरा, 3d को भरा। क्यों ऐसा, तो चेक करते हैं इसका n+l। अगर हम लोग 3d की बात करते हैं तो 3d के लिए n+l का सम कितना आता है एंड 4s के लिए कितना आता है। यहाँ पर देखिए 3, n की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, एंड d है, d मतलब l की वैल्यू कितनी 2, तो n+l का जो सम आया वो कितना आया 5 आया। देन उसके बाद 4s को देखिए, n इक्वल टू कितना है 4 एंड l इक्वल टू कितना रहेगा 0, तो ये कितना आ गया 4 आ गया एंड 4 5 से छोटा होता है, इसलिए पहले किसे भरा आप लोगों ने 4s को भरा। तो ऐसा जब भी कहीं कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस केस के लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम कम आएगा पहले हम उसे भरेंगे। क्या सर कभी किसी के लिए टाई नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। इफ कंडीशन देखिए, इफ n+l इज टाइड, कभी अगर टाइड हो गया तो इन दैट केस ऑर्बिटल with a lower value of n should be filled first। देखिए क्या कंडीशन है कि अगर कभी n+l टाई हो गया, n+l का क्या हो गया टाई हो गया, तो ऐसे केस में किससे पहले भरेंगे, तो ऐसे केस में पहले उसे भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, बराबर है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी। चेक करते हैं किसके लिए आ सकता है ऐसा, तो 3d एंड 4p को चेक करके देखते हैं।
3D एंड 4P। आप लोगों को पता है कि सर पहले 3D भरना है उसके बाद 4P भरना है, हाँ, लेकिन क्या वो n+l के हिसाब से है? चेक करते हैं। अगर आप लोग 3D की बात करते हैं तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है एंड n+l का सम कितना आ गया? 5। अगर आप 4P पे जाते हैं तो सर ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 5 हो गया, सम टाई हो गया। अब क्या करें? टाई हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग पहले 3D को भरेंगे या 4P को, तो सर ये टाई हो गया एंड इस टाई को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि n+l अगर कभी टाई हो जाए तो ऐसे केस में पहले उस ऑर्बिटल को भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम आती है। तो n की वैल्यू अगर कम आती है तो उसके हिसाब से पहले किसे भरा जाएगा? 3D को भरा जाएगा एंड देन उसके बाद किसे भरेंगे? 4P भरेंगे। तो अबाव के हिसाब से आप लोगों को ऑर्डर भी तो मिलता है ना। ये देखिए, ये ऑर्डर ही तो है कि कैसे कैसे किस किस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो यू विल ऑब्जर्व कि सर 1s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 2s, एज कंपेयर टू 2p, एज कंपेयर टू 3s, एज कंपेयर टू 3p। 3p के बाद 4s रहेगा, देन उसके बाद 3d आया, 3d के बाद आप किसे भर रहे हैं? 4p, 4p के बाद आप किसे भर रहे हैं? 5s भर रहे। 5s के बाद किसका नंबर आ गया? 4d का, देन उसके बाद 5p, देन उसके बाद 6s, देन उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? 4f का नंबर आ रहा है, देन उसके बाद 5d का नंबर आएगा, देन उसके बाद 6p एंड देन 7s। तो ये जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भर के देने होते हैं जब आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट्स का, वो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से ही होता है, राइट। एंड ये किसके लिए लागू है? फॉर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन से बड़े कोई एलिमेंट्स अगर है तो वहां पर उतने सारे ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं पड़ती इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पहला रूल है अबव प्रिंसिपल, जिसने हमें क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले उस ऑर्बिटल को भरिए जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। एक और रूल समझते हैं, दैट इज पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का कहना क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। इस प्रिंसिपल का कहना समझने से पहले क्या आप लोगों को ये चीज़ पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? तो सर 2 रह सकते हैं। हाँ, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना बिल्कुल यही है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स का सेट सेम नहीं हो सकता। 3 क्वांटम नंबर का सेट सेम हो सकता है लेकिन चौथे का डिफरेंट हो सकता है। देखिए कहना क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। यहाँ पर एटम की जगह हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल अगर लिखे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। इसे एक और तरीके से क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में अगर हैं तो उनके लिए 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भले ही सेम आ जाए लेकिन एटलीस्ट 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। चलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं हम लोग, हीलियम के इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो n होता है, देन l होता है, देन m होता है एंड देन क्या होता है? s होता है, ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बना देंगे, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इवन आप लोग यहाँ पर शेल भी ऐड कर सकते हैं कि कौन सा शेल है। नाउ जरा सोचिए, अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है सर, उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे? के शेल में रहेंगे। तो के शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके लिए क्वांटम नंबर्स का सेट बनाएंगे एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्वांटम नंबर्स के सेट को सॉल्व करके देखिए।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया सर, के शेल मतलब n इक्वल टू 1। सर पहले लेवल में सिर्फ 1s प्रेजेंट होता है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब l की वैल्यू 0 हो जाएगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सर एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू प्लस हाफ और दूसरे के लिए होती है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर का सेट क्या आया 1 0 0 प्लस हाफ आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे शेल में जा रहा है क्या, नहीं, वो उसी शेल में है। मतलब ये कि n की वैल्यू क्या रहेगी 1। सर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या रहेगी 0, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब देखिए पहले इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो दूसरे को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये अगर प्लस हाफ है तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या आ गए, देखिए ठीक से, 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन चौथे की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। चौथे की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन चाहे हेलियम के हो या किसी भी एलिमेंट के, उनके क्वांटम नंबर्स के सेट ऐसे मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल बनाकर देखते हैं, इसमें लिथियम, एटॉमिक नंबर क्या है 3। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1 पता है आपको, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सर पहला शेल तो हो गया सॉल्व, है आपके पास भरा हुआ पहला शेल। सेकेंड वाले शेल में कौन सा शेल रहेगा, एल रहेगा, एल शेल मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो सर ये हो गया थर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया, एल में, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2। सर 2 में सबसे पहले भरेंगे 2s और उसके बाद भरेंगे 2p, पता है, तो पहले 2s उसके बाद 2p। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाला, उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्या होगी, क्योंकि वो s में जाएगा, s में गया 0 है l की वैल्यू, तो m की वैल्यू 0। सर सेकेंड वाले शेल में पहला इलेक्ट्रॉन है तो हाफ की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ। तो यहाँ क्वांटम नंबर का सेट कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। मजेदार कंसेप्ट है। चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो सर चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम क्वांटम नंबर्स आएंगे, ये अलग हो जाएगा। देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर आप लोग फोर्थ इलेक्ट्रॉन में चलते हैं तो इसका मतलब वी आर कंसीडरिंग बेरिलियम, बराबर है। आप किसकी स्टडी हो रही है, बेरिलियम। तो 3 एलिमेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्वांटम नंबर्स के साथ। देखिए फोर्थ के लिए सर ये 2 आएगा, ये 0, ये 0, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, दैट इज 100 माइनस हाफ हो जाएगा। क्या आप लोग 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स भर सकते हैं, हाँ सर भर सकते हैं। अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है पहले चेक करिए, आपको पता है 1s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2, 2s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2, सर 2p में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 6, मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा p में, 2p में जाएगा। उसके लिए शेल कौन सा रहेगा, l ही रहेगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, वी आर नाउ कंसिडरिंग फॉर बोरॉन, 5वें नंबर पे बोरॉन होता है। तो इसमें 5वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स के सेट क्या है, ऐसे अगर पूछा तो सर 5वां इलेक्ट्रॉन गया एल शेल में जहां पर n की वैल्यू 2 होती है। सर n की वैल्यू अगर 2 है तो आपको पता है 2s एंड 2p में जाएगा, तो 2s तो भर गया सर, ये है 2s। अब कहाँ जाएगा 2p, तो p में जाएगा तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सर l की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो m की तो 3 वैल्यूज है, हाँ, दैट इज -1 0, देन उसके बाद +1। तो यहाँ पर आप लोग देंगे -1, यहाँ पे 0 अलाउड है, हाँ है, यहाँ पर +1 अलाउड है, बिल्कुल है। तो सर अगर हम लोग -1 की बात करते हैं तो ये लीजिए, इसे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ px, इसे कह देंगे py, इसे कह देंगे pz। ठीक है, तो यहाँ पर सर p में पहला इलेक्ट्रॉन गया प्लस हाफ कर देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, यहीं पे जाता क्या, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, नहीं जाता। उसके लिए हुन्स रूल फॉलो करना होता है। कैसे करेंगे हम लोग चेक करेंगे, उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए क्वांटम नंबर का सेट क्या आ गया, तो सर ये हो गया 2, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर ये रहेगा, देन यहाँ पर 2 1, देन -1 एंड देन क्या आ गया प्लस हाफ। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आप लोगों को पूछता हूँ,
सोडियम के केस में 11th इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के सेट क्या है बता कर दीजिए। क्या क्वेश्चन है सर? सोडियम के केस में 11वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स के सेट बता दीजिए। सर क्वांटम नंबर के सेट्स कैसे पता करेंगे? बिल्कुल, पहले इसका एटॉमिक नंबर देखिए, सोडियम का 11वां है, 11 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो सर 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s1 होता है। ये कैसे आया सर? आएगा, आपने अबव प्रिंसिपल पढ़ा उसी के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कहा कि 11वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स के सेट, तो 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो n की वैल्यू क्या है? 3, s में है तो l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू 0 एंड s की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहला इलेक्ट्रॉन है सर प्लस हाफ, आ गया। देखिए इतना इजी तो है। इस तरीके से क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर हो गया। अब हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसका कहना क्या है? यह हमें कहता है कि व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सिमिलर एनर्जी लिख सकते हैं, सेम एनर्जी आर अवेलेबल देन ऑल द ऑर्बिटल्स फर्स्ट फिल सिंगली बिफोर पेयरिंग स्टार्ट्स। इसका अलग अलग तरीके से हम लोग मीनिंग निकालेंगे। देखिए क्या कहता है, व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल देन ऑल द ऑर्बिटल्स फर्स्ट फिल सिंगली बिफोर पेयरिंग स्टार्ट। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जब आपके पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो पहले एक एक करके भरे जाएंगे, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। कब? जब वो सबशेल आधा भरेगा तब। कैसे? ये कैसे चेक करेंगे? देखिए सपोज करिए कि आप लोगों के पास p ऑर्बिटल्स हैं। नो सर p ऑर्बिटल्स है, हाँ, तो p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये देखिए। तो सर px होता है, py होता है एंड pz होता है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों की एनर्जी इक्विवेलेंट है, मतलब तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। ठीक है, यहां तक मिल गया। व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, तो सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अवेलेबल हो गया। अब मैं आपको कहता हूं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाए। तो सर 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग 2 तरीके यूज कर सकते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 हो गए, रहा ना, 1 2 3 4। एंड मैं इन्हें ऐसे भी तो भर सकता हूं, px py pz 1 2 3 4। अब आप लोग ही हून्स रूल पढ़िए और आप लोग सोचिए कि कौन सा सही है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही है। देखिए व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल देन ऑल द ऑर्बिटल्स फर्स्ट फिल सिंगली बिफोर पेयरिंग स्टार्ट। मतलब ये देखिए, अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो आप एक एक करके भरेंगे। अब चौथा भरना है तो पेयरिंग करना पड़ेगा। तो सर चौथा यहाँ पर जाएगा, 5वां होता तो यहाँ पर आता, 6वां होता तो यहाँ पर आता, राइट। एंड हेंस क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैसे आएगी? अलग अलग आ जाएगी। तो ये 3 रूल्स आप लोगों को यूज करने हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड इसमें अबव प्रिंसिपल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है।